बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका स्वागत है। क्योंकि झारखंड में कहानियां बहुत है, जो गड़बड़ी जितनी होती है शायद और राज्यों में होता होगा इस प्रकार से। लेकिन जो समस्याएं देश भर में, खास करके जहाँ पर खदानें होते हैं, तो उस इलाका में जो समस्याएं होती थी, उस समस्याओं को लेकर के उस क्षेत्र के लोग परेशान रहते थे। पर्यावरण बाकी सब कुछ बिगड़ जाता है, फिर उस क्षेत्र में कोई काम होता नहीं। और सरकार उस ओर ध्यान नहीं देती थी, राज्य सरकार भी उसको लेकर के फंड की रोनावोर होते रहते। क्योंकि 2014 में इस देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के पहले 13 वर्षों तक गुजरात के वो मुख्यमंत्री भी रहे। और मुख्यमंत्री बनने के पहले भी वर्षों तक उन्होंने संगठन का काम किया था। और देश का उन्होंने भ्रमण किया, क्योंकि संगठन का दायित्व व्यक्ति के पास होता है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग कामों को लेकर के जब आदमी घूमता है, तो जिसको कह सकते हैं कि वास्तविक समस्याओं को नजदीक से देखने का और उन समस्याओं को अनुभव करने का भी एक अवसर मिलता है। थोड़ा लंबा होगा, लेकिन एक दो बात मैं कहूंगा कि आप सबने देखा होगा कि इस देश में 2-3 राज्य को लोग अच्छा मानते हैं। एक जैसा त्रेता में भगवान राम जब पैदा हुए तो राम राज्य जिसको लोग कहते हैं, वो सबसे अच्छा माना जाता है। इसलिए क्योंकि भगवान राम 14 वर्षों तक जंगल में वो घूमते रहे, तो लोगों के दर्द को उन्होंने बढ़िया से समझा। और जब वो सत्ता में बैठे तो उन्होंने अच्छे ढंग से काम किया, जनता के लिए काम किया। उसी प्रकार से द्वापर में जो कृष्ण का युग था, जहां युधिष्ठिर को धर्मराज कहते हैं, तो उनके कालखंड में भी आप सबको ध्यान में है कि 12 वर्षों तक वो लोग भी वनवास में रहे। यानी पूरे आज की भारत नहीं बल्कि अखंड भारत जिसको कहते हैं, विरत भारत था। तो घूम घूम करके जनता की उन समस्याओं को लोगों ने समझा। फिर गुप्त काल को भी लोग कहते हैं स्वर्ण युग। उस समय की भी यही स्थिति। तो मैं ये कह रहा था कि नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बनने के पहले भी इस देश का उन्होंने भ्रमण किया था संगठन के काम से। और संगठन के काम मतलब पार्टी उस समय भिन्न भिन्न मुद्दों को लेकर के संघर्ष करती थी, तो नजदीक से लोगों की तकलीफों को उन्होंने देखा। मुख्यमंत्री बन करके जब काम किया तो उस समय भी उन्होंने देखा समस्याएं क्या क्या आती है, उन क्षेत्रों में लोग काम नहीं करते। और 14 में जब देश के प्रधानमंत्री वो बने, तो खास करके जो खदान का जो इलाका है, तो उन क्षेत्रों में विकास हो, वहां के लोगों की तकलीफ को सरकार दूर करे, तो उसके लिए फंड भी उन्होंने रेज करने की एक विधिवत जिसको कहते हैं ना कानून बनाए। और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट मतलब बना करके जो फंड भी उस योजना से प्राप्त हुए, यानी योजना से के लिए फंड भी प्राप्त होंगे और फिर उसी क्षेत्र में विकास के कामों में लगाए जाएंगे।
ताकि उस क्षेत्र की जो समस्याएं होती है वहां के, चाहे वो सड़क है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, यानी जितनी भी जो विकास के जो काम हो सकते हैं उस क्षेत्र में, ताकि उसके लिए कोई बाहर से पैसा आवे इसकी लोग प्रतीक्षा न करना पड़े। लेकिन आज मतलब जो कहना पड़ रहा है देख करके झारखंड में, क्योंकि पूरे राज्य में क्या हुआ होगा नहीं हुआ होगा तो जब जांच होगी तब ये पता चलेगा। लेकिन मामला बोकारो जिला का है जो सामने प्रकाश में आया है। बोकारो जिला में 24 और 25 24-25 के वित्तीय वर्ष और 25-26 जो वित्तीय वर्ष चल भी रहा है, तो इस मतलब 2024 का जो वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है और वो समाप्त भी हो गया 24-25 का वित्तीय वर्ष, और 25-26 इस समय जो करंट जिसको कह सकते हैं ईयर है, तो इसमें से 631 करोड़ रुपया 631 करोड़ रुपया उसमें से मतलब निकाल लिए गए। और निकाल लिए गए तो कई एक प्रकार के उसमें से काम को उन्होंने बताया, कई कंपनियों को इन्होंने दिया अलग अलग, क्योंकि पूरा यहाँ डिटेल में आप सबके सामने कहूं तो शायद काफी लंबा समय लगेगा। बाद में हम आप सब लोग ले लेंगे, ऐसी पूरा क्या बोलते हैं उससे संबंधित जो फाइल है वो 205 पृष्ठ का है। तो हमने पाठक जी को भेज दिया है 205 उसका क्या बोलते हैं पीडीएफ में। लेकिन कुछ चीजों को मैं यहाँ उदाहरण देना चाहूंगा ताकि आप सब लोगों को यह समझ में आना चाहिए। एक तो जैसे 46 पंचायतों में जनरेटर की आपूर्ति की गई, 46 पंचायत, उसमें से दर है 7,97,526 रुपया प्रति जनरेटर के हिसाब से। 7,97,526 रुपया प्रति जनरेटर के हिसाब से ये पंचायत भवन में। उसके हिसाब से जो कुल राशि होता है 3,66,88,200 रुपया। उसका अगर बाजार में जो हमने पता करवाया कि अच्छे कंपनी जैसे अशोक लेलैंड जैसे कंपनी है 15 केवीए का, वो 3,07,000 में मिल जाता है। किर्लोस्कर कंपनी का 4,02,000 में मिल जाता है। उसी प्रकार से दूसरा जो जनरेटर फिर लिया गया 31 जनरेटर फिर लिया गया, वो 12,28,000 रुपया, 12,28,341 रुपया प्रति जनरेटर के हिसाब से। उसका कुल राशि 3,80,000 3,80,78,600 रुपया। अब ये नहीं केवीए का इसमें नहीं है, वो तो जांच होगा तब पता चलेगा। मैंने कहा कि स्कूल में पंचायत भवन में तो कोई जनरेटर ये क्या बोलते हैं बड़ा की जरूरत भी नहीं रहता है। उसमें से जो हमने कहा कि बाजार में जब कीमतों का हमने पता कराया कि अशोक लेलैंड कंपनी का, किर्लोस्कर का, उसका रेट क्या है वो मैंने आपको बताया, क्योंकि बेस्ट कंपनी जो माना जाता है। आप कौन क्या वहां लगाया है ये तो उतना वो दे नहीं रहा है, लेकिन जब जांच होगी तो सब कुछ पता चल जाएगा। तो कहने का अर्थ है किस प्रकार से पैसे की लूट हुई है, ये इसका एक छोटा सा नमूना है। उस प्रकार के
फिर कई मतलब एजेंसी को भी दिया है, जैसे डिजिटल मैट्स खरीदा है आंगनबाड़ी, 1666 आंगनबाड़ी केंद्र के लिए। डिजिटल मैट्स, जो डिजिटल मैट्स होता है ना, हम लोग योगा वोगा करते हैं, शायद बच्चों के लिए हमने देखा नहीं है, जो लिखा हुआ था डिजिटल मैट, तो मैं वही समझता हूँ। बाकी हम लोग मत समझिएगा कि भाई हमने कोई देखा है डिजिटल मैट्स। तो उसकी कीमत, मतलब जो इतना जो परचेज किया है, प्रति डिजिटल मैट्स की कीमत 1,25,788 रुपया। ये कुल मिलाकर के 20,95,52,808 रुपया। अब कौन वहां खरीदा है, क्या खरीदा है पता नहीं, लेकिन बाजार में जो और हमने पता किया कि भाई कौन कौन मैट्स का क्या कीमत होता है, जैसा फर्स्ट CRY 3,500 रुपया उसका मूल्य है। ये टॉरेस 7,614 रुपया मूल्य है। तो इस प्रकार से अगर हम कह सकते हैं कि भाई 19 करोड़ से भी कहीं अधिक भुगतान कर दिया गया है इस मैट्स की खरीदारी। उसी प्रकार से क्या बोलते हैं, टेब लैब होता है। अब ये क्या होता है टेब लैब पता नहीं, उसको भी 60 स्कूलों में दिया गया है। उसका 8,30,130 रुपया प्रति यूनिट के हिसाब से कुल 4,98,07,800 रुपया। और उसी लैब को कुछ दिनों के बाद फिर उसी एजेंसी को दिया जाता है टेंडर, और 20 स्कूलों में फिर टेब लैब लगाने का आदेश दिया जाता है। जब इस टेब लैब का भी जब हमने पता कराया कि और भी कौन कौन कंपनी है, तो उसका जो लेनोवो है तो 2,32,000 करोड़ रुपया, यानी उस 2,32,000। तो इस प्रकार से आप 20 स्कूलों में फिर टेब लैब जो 24,95,700 रुपया प्रति लैब के हिसाब से, यानी एक ही कंपनी को फिर आदेश दिया जाता है, और फिर कीमत माने जिस प्रकार से भाग जाता है कोई उसका, ये सारी चीजें जब जांच होगी तब ये पता चलेगा पूरे मामला। उसी प्रकार से मास लाइट भी लगाया गया है, हाई मास लाइट जो लगाते हैं बड़े बड़े, पूरे शहर में 187 जगह पर लगाया गया है। तो 187 जगह जो लगाया गया उसका रेट है 7,30,628 रुपया की दर से खरीदा गया है। अब कौन कंपनी का क्या खरीदा है वो जांच होगा तब पता चलेगा, लेकिन बाजार में हमने पता करवाने की कोशिश किया। ऑप्टोलेड 1,52,000 रुपया उसका अधिक मूल्य है। जेरेडा जो हाई मास लगाता है उनका जो रोड पर जो लगाता है उनका 2,35,000। तो इसके हिसाब से अगर हम लगाते हैं तो लगभग 12-13 करोड़ रुपया अधिक भुगतान कर दिया गया। ये अपने आप में फिर लेड वैन वगैरह की उपयोगिता क्या है पता नहीं। LED जो वैन होता है इसकी उपयोगिता क्या है, इसका क्या बोलते हैं उसको, DMAT फंड का उसमें उपयोग किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है, उसका भी जो पूरा नियमावली रूल्स है आप सब लोग उसको भी अध्ययन कर सकते हैं। बढ़िया से नेट में सब कुछ उपलब्ध है।
उसमें 16 सेट खरीदा गया है। प्रति जो पिकअप यन में उसको लगाया गया निर्धारित दर, उसमें से 18,72,266 रुपया प्रति सेट के हिसाब से। और उसमें से भुगतान किया गया 2,99,56,256 रुपया। बाजार में जो उसका मूल्य है, सामान्यतः जो हम लोग कोशिश किए हैं पता करने का ये कैसे मिलता है, तो 7,60,000 से लेकर के 8.5 लाख रुपया तक प्रति यूनिट। पहली बात तो मैंने कहा कि एलईडी बिल की जरूरत है कि नहीं है, या उसमें लगाना कि नहीं लगाना, यह अपने आप में सोचने वाली विषय है। उसी प्रकार से 967 सरकारी विद्यालयों में तारीख चालक भी लगाया गया। अब उस तारीख चालक में अलग अलग अगर आप देखें तो ये भी बड़ा आश्चर्य लगता है। जैसे पहला टेंडर निकाला 75 स्कूलों के लिए तो 4,80,000 रुपया। दूसरा टेंडर 75 स्कूलों के लिए 5,37,600 रुपया। तीसरा टेंडर 470 स्कूलों में 1,80,000 रुपया। चौथा टेंडर 150 रुपया, 150 सरकारी स्कूलों में 3,12,000 रुपया। पांचवा टेंडर 75 सरकारी स्कूलों में 5,40,000 रुपया। छठा टेंडर 50 सरकारी स्कूलों में 1,80,000 रुपया। और सातवां टेंडर 72 सरकारी स्कूलों में 1,80,000 रुपया। यानी 7 टेंडर के माध्यम से 17,40,60,600 रुपया का भुगतान किया गया। बाजार की जो दर को पता करने की कोशिश किए तो कार्ले कंपनी का जो तारीख चालक है तो 32,000 रुपया प्रति यूनिट उसका अधिकतम रेट है। अगर उसको हम मानते हैं तो कह सकते हैं कि भाई 15 करोड़ रुपया अधिक का भुगतान हुआ है। उसी प्रकार से वॉल पेंटिंग में घोटाला हुआ है। अब वॉल पेंटिंग सरकारी स्कूल भवनों, आंगनबाड़ी केंद्र, हम तो कहेंगे कि आप सब लोगों को भी जा करके थोड़ा विजिट करना चाहिए। भाई कौन कौन स्कूल में तारीख चालक लगा है, कौन सा तारीख चालक लगा है, तो ये सब आप सब लोग भी देखेंगे। थोड़ा आप लोगों को भी करना चाहिए। आपके भी रिपोर्टर वहां होंगे तो उनको भी थोड़ा सा कहेंगे भाई सरकार से इतना डरना नहीं तो इस रात को लोग लूट लेंगे। तो सरकारी स्कूल में पेंटिंग के नाम पर 39,26,00,000 रुपया का भुगतान किया गया है। वो एक हजारीबाग की कंपनी है, कुछ कंपनी का लिखा हुआ, लेकिन मैं उसको यहां अभी नहीं बोल रहा उसको। तो उसमें भी अगर आप देखेंगे कि तो दिनांक यानी पहला टेंडर हुआ 16 सरकारी स्कूल भवन के लिए, प्रति इकाई माने प्रति स्कूल 16,96,610 रुपया प्रति स्कूल प्रति इकाई। दूसरा टेंडर हुआ तो 180 सरकारी स्कूल भवन के लिए 7,49,281 रुपया प्रति इकाई। तीसरा टेंडर हुआ 26 सरकारी स्कूल भवन के लिए 18,88,213 रुपया प्रति इकाई। अब बाजार दर पर अगर देखा जाए तो प्रति स्कूल भवन की वॉल पेंटिंग का खर्च 42,000 से लेकर के 55,000 रुपया तक और आंगनबाड़ी में 28,000 रुपया तक आता है मात्र। लेकिन इन्होंने क्या किया, 4 टेंडर में मतलब 9,19,87,716 रुपया इसको कह सकते हैं कि एक प्रकार से अधिक भुगतान किया है। उसी प्रकार के सौर ऊर्जा संचालित पंप
लगा है कि नहीं लगा वो तो जांच का विषय है, लेकिन मैं तो यहाँ कह रहा हूं कि मूल्य किस प्रकार से इन लोगों ने लूटा है। पहला टेंडर हुआ 2 HP, माने पंप सेट है, सौर ऊर्जा से जो संचालित होता है। 2 HP 18 जगह का, प्रति यूनिट 7,61,980 रुपये। दूसरा टेंडर है 2 HP 41 जगह, प्रति यूनिट दर अब बढ़ गया 8,85,914 रुपया। तीसरा टेंडर है 2 HP 61,980 रुपया। चौथा टेंडर है 2 HP एवं 5 HP 43 जगह, 8,85,714 रुपये। जैसे लोबी है एक कंपनी LUBI, 1,12,000 2 HP का। सोलारेटिव है 1,30,000 3 HP का। CRI है 1,70,000 5 HP का। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो यह 13,35,818 रुपया का भुगतान किया, यानी बाजार का जो मूल्य है उससे भी 6 से 8 गुना अधिक कीमत में लगाया गया। फिर आप देखेंगे स्कूलों में मॉड्यूलर किचन के नाम पर भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। मॉड्यूलर किचन क्या है? प्रति स्कूल पहला टेंडर हुआ है 73,71,228 रुपये। दूसरा टेंडर हुआ है प्रति स्कूल 65,57,240 रुपये। तीसरा टेंडर हुआ है 69,08,714 रुपये। चौथा टेंडर हुआ है 72,20,164। पांचवा टेंडर हुआ है 59,64,00,000 प्रति स्कूल। यानी एक ही काम और सामान्य के लिए 7 दिन के अंदर न्यूनतम 59,54,000 और अधिकतम 73,00,000 इतना भुगतान किया। बाजार दर की पता करने की कोशिश की है कि भाई उसके मॉड्यूलर का किचन को जो बनाता है उसमें से तो 6 से 8 लाख रुपया प्रति स्कूल लग सकता है, और जितना लगाए तो उतना में तो लगता है कि नया नया बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग बन जाएगा चक्कर में। उसी प्रकार से स्मार्ट मॉडल स्कूल में अपग्रेडेशन किया है, उसमें भी वैसे ही हुआ है। पैसा इन सारे चीजों में लगाना कि नहीं लगाना है वो DMT फंड का वो अलग विषय है। कहां कहां लगाना चाहिए, प्रायोरिटी हमें कहां देना चाहिए और कहां ये लोग कर रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई ये जो मॉडल स्कूल अपग्रेडेशन में यानी 4 वर्क ऑर्डर दिया है, जिसके माध्यम से 11,92,93,775 रुपया खर्च किया गया। 4 टेंडर में एक समान कार्य के लिए निर्धारित खर्च से अधिक राशि खर्च की गई है। यानी सब जगह यहाँ भी उसी प्रकार से अलग अलग है। पहला टेंडर 2,37,24,147 से 4 विद्यालय के लिए। दूसरा टेंडर 4,59,88,638 रुपया 4 विद्यालय के लिए। तीसरा टेंडर 4,28,25,497 रुपया 3 विद्यालय के लिए। और चौथा टेंडर 66,55,500 रुपया 1 विद्यालय के लिए।
यानी मॉडल स्कूल अपग्रेडेशन में प्रति विद्यालय का खर्च अपग्रेडेशन में 5 से 6 लाख 6.5 लाख रुपया आता है। लेकिन यहाँ 12 आवासीय स्कूलों में जो अपग्रेडेशन में 11 करोड़ 93 लाख रुपया खर्च कर दिया गया। उसी प्रकार से छात्रों के लिए कोचिंग, कौशल विकास, प्लेसमेंट माने नियोजन में भी बड़ा घोटाला हुआ है। अब इसमें से एक बड़ा इंटरेस्टिंग, हम भी इसमें से अभी नहीं समझे हैं, तो हमने कहा आप लोगों से भी कहेंगे हमको मदद करना इसमें, और भी हम भी लगाए हुए लोगों को, भाई इन्होंने कैसे कैसे किया है, क्या क्या ट्रेनिंग दिया है। तो पहला टेंडर किया है, उसमें 750 बच्चों को स्किल्ड करने के लिए 25,13,000 रुपया। दूसरा टेंडर किया है 750 बच्चों के लिए, दूसरा भी टेंडर है, ये 2 करोड़ 64 लाख रुपया। तीसरा टेंडर किया है 600 बच्चों के लिए 2 करोड़ 20 लाख। चौथा टेंडर किया है 900 बच्चों के लिए 2 करोड़ 79,92,000 रुपया के लिए। तो ये अगर आप पूरा देखेंगे तो आप भी चकरा जाएंगे। भाई एक तो देश के प्रधानमंत्री ने उन प्रभावित इलाका, उन क्षेत्रों, वहां के लोगों के विकास के लिए, और जिस प्रकार से मनमानी तरीके से इस डीएमएफटी फंड की जो लूट, और मैं समझता हूं बोकारो ही नहीं, संभवतः पूरा झारखंड में ऐसी लूट हो रही होगी। और मेरा ये मानना है इस लूट में बिना मुख्यमंत्री के शामिल हुए शायद ये संभव हो नहीं सकता है। तो निश्चित रूप से इस लूट में ये मुख्यमंत्री शामिल है, मैं ऐसा मानता हूं। और इसका पर्याप्त कारण है कि कोई भी एक अफसर इतना बेखौफ होकर के और इस प्रकार की घोटाला कर रहे हैं, इस प्रकार के लूट कर रहे हैं, तो इतना बड़ा घोटाला और इतनी बड़ी लूट बिना राज्य के मुख्यमंत्री के सहमति से संभव ये नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भैया जो अधिकारी और मुख्यमंत्री ये सब मिली भगत से ही ये काम हुआ है। और इसकी अगर सच कहा जाए तो इस प्रकार की लूट हो रही है तो इसकी सरगना कौन हो सकते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री हो सकते हैं इसके। और इतनी बड़ी पैसा की जब लूट होती है तो निश्चित रूप से ये सीएम की तिजोरी तक ये पैसा गया होगा, क्योंकि उनके बिना संरक्षण के इतनी बड़ी लूट ये कैसे संभव हो सकता है। जो कि डीएमएफटी फंड गरीबों के लिए था, इसका उपयोग खनन प्रभावित इलाकों में स्कूल, अस्पताल, सड़क, पानी आदि जैसे योजनाओं में लगानी थी। और मुख्यमंत्री ने इसको समझे अपना एटीएम समझ लिया। ये डीएमएफटी फंड को एटीएम की तरह यूज किया और अफसरों को एटीएम क्या बोलते हैं, पैसा निकालने के लिए लगाया इसको, यही आप कह सकते हो। ये गरीबों के विकास का ये पैसा है, बच्चों की पढ़ाई का पैसा है, बीमारों को इलाज का पैसा है। ये सब मुख्यमंत्री ने मिल करके और भ्रष्ट अफसर उन लोगों से मिल करके इसको लोगों ने लूटा है। और इसीलिए हम मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, तभी ये मामला सही सही जांच हो पाएगी। क्योंकि नहीं, पहले तो वहीं से बात शुरू होगी, तो वहां जब जांच पूरी होगी तो फिर बाकी भी जांच होगी, इसका मतलब बाकी जगहों पर। लेकिन मैंने वहां का पहले कहा कि जहां से गड़बड़ हुई है जांच वहीं से शुरू होता है।
क्योंकि राज्य की कोई भी एजेंसी इसको जांच नहीं कर सकती है। जिस गड़बड़ी में, जिस घोटाला में जहां सरकार इन्वॉल्व हो, तो वहां आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उनके बाकी एसीबी या कोई अफसर जांच कर लेगा और उसमें से दोषी के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं? तो ये संभव ही नहीं हो सकता। और इसीलिए हमने कहा कि भाई इस जांच को सीबीआई से करानी चाहिए। अगर वास्तव में राज्य सरकार अपने आप को, मुख्यमंत्री इसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं है, दोषी नहीं है, तो पूरे मामले की जांच सीबीआई को सुपुर्द कर देनी चाहिए। और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इस घोटाला के विरोध में लड़ाई हम लड़ेंगे, सदन में भी और सड़क पर भी, और इस मामले को हम जांच कराएंगे। क्योंकि मामला डीएमएफटी फंड का है, ये कानून के तहत हुआ है, उसमें ये प्रावधान भी किया हुआ है केंद्र सरकार भी इसको जांच कर सकती है विभाग को। अब ऑडिट जब होगी तो ऑडिट होगी, मैं तो जांच की कह रहा हूं, ऑडिट भी होना चाहिए। लेकिन मैंने इस समय ये कह रहा हूं कि इस घोटाला में अफसर और डीसी के साथ साथ मुख्यमंत्री भी उसमें इन्वॉल्व है, उनके संरक्षण में, उनके जानकारी में पूरे लूट हुई है, ये मेरा साफ साफ कहना है। और हमें जो जानकारी मिली है कि जिन लोगों ने सूचना के अधिकार के तहत मांगा, प्रेस के लोग भी है, कल कोई मधुकर नाम करके व्यक्ति हमको टेलीफोन किया था, बोला कि नहीं सर हम लोगों को धमकी दिया जाता है। तो मैं सरकार से कहूंगा किसी को भी अगर धमकी देने की काम करेंगे तो पार्टी पूरी तरह से उन लोगों के साथ खड़ी है जो लोग अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए जो लोग आगे आ रहे हैं। डीसी कौन? जाधव थे भाई। क्या जाधव? विजया जाधव। बीजेपी क्या इस मामले को लेकर के अदालत की शरण में भी जाने का सोच सकती है? नहीं, मैं अदालत की अभी नहीं सोच रहा हूं। अभी तो मैं सड़क पर ही लड़ने की और जो जांच की जो प्रोसेस है मैं उसी के बारे में मैं अभी सोच रहा हूँ। तो ऐसी कई घोटालों को आपने अरे कुछ कैसे नहीं आया? इतने कितने लोग कहाँ चले गए, आप इसके बाद बोलते कुछ नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है? आम विभाग का मामला है तो अरे हमने पहले कहा ना 631 करोड़ रुपया इसमें से निकाला गया, तो घोटाला ही है ना। लेकिन वो एचईसी खाली करवा रहा है, एक बार एचईसी से बात क्यों नहीं करते? बुलडोजर किसका चला था? एचईसी ने चलाने को कहा, राज्य सरकार ने चला रही है। राज्य सरकार का काम है लोगों को व्यवस्थित करना। मैंने क्या कहा? राज्य सरकार का काम है, अगर एचईसी को भी जमीन चाहिए तो राज्य सरकार खाली करके देगी। तो राज्य सरकार बताते ना कि यहाँ पर लोग बसे हुए हैं, इनको हम नहीं खाली करेंगे, तो एचईसी अपने से कैसे चलाएगा? और मैं तो वहां भी कहा था कल कि भाई वहीं पर पीछे इतनी जमीन पड़ी हुई है, तो जितनी परिवारों की घर है उसको वहीं पर बढ़िया से सुंदर सा घर बना करके लोगों को दे देता है। मैं कह रहा हूँ एचईसी लोगों को नहीं क्या कहते हैं पुनर्वास नहीं कर सकती। एचईसी का काम ये नहीं है, राज्य सरकार का काम है। चलो भाई, बाकी इतना बड़ा किताब है तो इसको
कितना फंड है डीएमएफटी का, कितना फंड है, कितना का गबन है, क्या मांग करते हैं, ये झूठा क्या कितना लंबा हो गया है। एक मतलब फिरने का ये मामला है, किस फंड का है और किस पे आरोप लगा रहे हैं, कौन शामिल है और क्या मांग करते हैं, एक झूठा। अरे मैंने कह दिया कि भाई डीएमएफटी का फंड है और उसमें से 631 करोड़ रुपया क्या घोटाला हुआ है। और ये मामला है बोकारो जिला का मामला है। बोकारो के उस समय तत्कालीन उपायुक्त थे विजया यादव। मेरा ये कहना है कि उनकी ये बस की बात हो नहीं सकता, इतनी बड़ी रुपया को वो लूट ले। तो निश्चित रूप से इस लूट में राज्य के मुख्यमंत्री भी सम्मिलित है, ये मेरा आरोप। अगर ये मुख्यमंत्री चाहते हैं कि भाई हमारे इसमें कहीं कोई लेना देना नहीं है, तो पूरे मामला सीबीआई को सुपुर्द कर दे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।